ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और अब बात उन दहशतगर्दों की जिन्होंने दिल्ली को दहला दिया। उनके खतरनाक मंसूबे भी सामने आ रहे हैं और शैतानी साजिश का सच भी। दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाले उमर पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अल-फलाह से ही आतंकी उमर का एक बहुत बड़ा राज पता चला है। वहीं लगातार दबिश और जांच के बीच अल-फलाह के स्टाफ से जुड़े कई लोग गायब हैं। एक तरफ जहां एजेंसियां धरपकड़ कर रही हैं, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पूरा नेटवर्क खंगाल रही हैं, वहीं फरीदाबाद में आतंकियों के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। बहुत बारीकी से जांच पड़ताल चल रही है। हैरान करने वाला खुलासा सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए आतंकी आका पाकिस्तान में बैठकर नई नई साजिशें रच रहे हैं। दिल्ली जैसे हमलों की प्लानिंग की जा रही है। इन तमाम खबरों से जुड़ा एक एक अपडेट आप तक एबीपी न्यूज पहुंचाएगा। तो सबसे पहले बात आतंकी उमर पर हुए सबसे बड़े खुलासे की, जिसके आतंकी कारनामों की पोल अल-फलाह के ही एक गार्ड ने खोल दी है। बाकायदा एनआईए के सामने आतंकी उमर को लेकर विस्फोटक खुलासा किया है। सूत्रों की माने तो एनआईए की टीम को गार्ड ने बताया कि उमर यूनिवर्सिटी के टावर 17 के कमरा नंबर 4 में रहता था, जहां वो अपने आसपास मौजूद विस्फोटक की क्षमता बढ़ाने के लिए केमिकल से एक्सपेरिमेंट करता था। यह सिलसिला करीब 8 महीने से चल रहा है। लगभग हर रोज काले रंग का धुआं रूम से निकलता था और केमिकल की तेज बदबू भी आती थी। इस गार्ड का नाम और पहचान सुरक्षा की दृष्टि से हम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियों को गार्ड ने यह भी बताया कि जब उमर से बदबू के बारे में पूछा गया तो उसने कहा था कि वो सब्जी बना रहा था। इतना ही नहीं, जब गार्ड ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी तो उन्होंने भी इस पूरी घटना को नजरअंदाज कर दिया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर उमर ने जो टीएटीपी नाम का एक विस्फोटक खरीदा था, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, उसकी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए उमर अपने कमरे में ही एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। साथ ही उमर के फोन में जो विस्फोटक बनाने का वीडियो मिला है, उसने भी इसकी पुष्टि की है, क्योंकि वीडियो में हैंडलर जिन केमिकल्स का जिक्र कर रहे थे वो उमर के कमरे से भी बरामद हुए हैं। तो यानी देखिए, कमरे के अंदर ही वो विस्फोट को लेकर के वो अपने यहां पर एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। दिल्ली धमाके की साजिश डिकोड होती जा रही है। डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल से लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक की जांच में आतंकी साजिश के पीछे मूसा प्लान डिकोड हो गया है। मूसा यानी आतंक के वो 5 किरदार जिन्होंने साजिश रचने से लेकर धमाके को अंजाम दिया, जो लंबे वक्त से आतंक की फैक्ट्री चला रहे थे। मूसा में एम का मतलब है डॉक्टर मुजम्मिल, जिसके ठिकाने से विस्फोटक मिला, और धमाके की साजिश में बड़ा किरदार भी है। यू का मतलब डॉक्टर उमर नबी, जिसने हमले को अंजाम दिया, धमाके में खुद को उड़ाया। एस का मतलब है डॉक्टर शाहीन, जिसने साजिश के लिए फंडिंग जुटाई, और आखिर में नाम आता है डॉक्टर आदिल और मुफ्ती अहमद, जिसके पूरा नाम है इरफान अहमद। यह पूरा आतंकी मॉड्यूल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहा था। बाकायदा कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह हर आतंकी का रोल तय था। मॉड्यूल का हर आतंकी अपने काम को अंजाम देने में जुटा था, लेकिन सबका एक ही मकसद था, भारत देश को दहलाना। अब हम आपको दिल्ली दहलाने वाले उस टेरर लैब में लेकर चलते हैं, जहां पर आतंक के ये 3 डॉक्टर विस्फोटक बना रहे थे। दिल्ली को दहलाने वाली ये टेरर लैब में क्या क्या था, आपको बताते हैं। आटा पीसने वाली एक चक्की थी, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट को पीसा जाता था। 50 बोरी अमोनियम नाइट्रेट, जिसके जरिए धमाका किया जाना था, या यूं कहें सिलसिलेवार धमाके किए जाने थे। एक इलेक्ट्रिकल मशीन थी जिसका इस्तेमाल विस्फोट में किया जाना था, और ऐसे कई खतरनाक मेटल थे जिनसे विस्फोटक बनाया जाना था, और जो विस्फोटक था उसे और भी ज्यादा घातक, उसे और भी ज्यादा मारक बनाना था। इसी लैब में कई संदिग्ध उपकरण, रिमोट कंट्रोल, दूसरे विस्फोटक और बम बनाने के वीडियोज मिले हैं। सूत्रों की माने तो मुजम्मिल उस कमरे में यूरिया को आटा चक्की में पीसकर पहले बारीक करता था, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन से उसको रिफाइन करके इकट्ठा करता था, साथ ही केमिकल तैयार करता था। एनआईए की टीम टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। आखिर इस लैब में बैठकर कैसे दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों को दहलाने की तैयारी चल रही थी, कैसे 3000 किलो विस्फोटक जुटा लिया गया था। तो दिल्ली को दहलाने वाली इस टेरर लैब में इसे फरीदाबाद के धौज गांव में यह बम बनाया जा रहा था। बम बनाने के लिए पहले 26 लाख रुपए जुटाए गए। उमर ने गुरुग्राम और नूह से एनपीके
खाद खरीदी, केमिकल, रिमोट और आईडी भी जुटा लिए गए। मुजम्मिल के धौज गांव वाले ठिकाने पर सामान जुटाया गया। आटा चक्की से अमोनियम नाइट्रेट को पीसा जाता था। विस्फोटक बनाने वाली धातुओं को तैयार किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से धातुओं को पिघलाया गया था। कैब ड्राइवर के घर से आटा चक्की, इलेक्ट्रॉनिक मशीन मिली है और ये तमाम उपकरण, तमाम जो ये मशीनें थी, इनका इस्तेमाल करना था विस्फोटक को घातक बनाने के लिए। अब तक की जांच में पता चला है कि लाल किले के पास हुआ फिदाइन हमला अमोनियम नाइट्रेट से किया गया था। अमोनियम नाइट्रेट वैसे बहुत खतरनाक होता है, लेकिन बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दरअसल ये एक ऑक्सीडाइजिंग केमिकल है जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेता है। आमतौर पर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल खाद बनाने और खनन में विस्फोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा तापमान के संपर्क में आते ही अमोनियम नाइट्रेट में जोरदार धमाका हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। अगर इसे कम हवादार वाली जगह पर रखा जाए तब भी धमाका हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो यह आसानी से चलता फिरता टाइम बम बन जाता है और अगर इसे अन्य पदार्थों के साथ मिला दिया जाए तो यह खतरनाक बम बन जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2020 में बेरूत में एक भीषण बम विस्फोट हुआ था जिसमें कम से कम 100 लोगों की जान गई थी। बताया गया कि उस धमाके में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ। इतना ही नहीं, 1990 के दशक में लंदन में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था। 1995 में एक संघीय इमारत को इस विस्फोटक से उड़ाया था। इस धमाके में 168 लोग मारे गए थे। साल 2002 में बाली में नाइट क्लब में एक के बाद एक विस्फोट हुए थे। इसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और यहां भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए कई घरेलू बमों में अमोनियम नाइट्रेट ही था। हाल ही में नौगाम पुलिस स्टेशन में जो धमाका हुआ वो भी अमोनियम नाइट्रेट में हुआ था और ये वही अमोनियम नाइट्रेट था जो मुजम्मिल के ठिकाने से बरामद किए गए विस्फोटक था और उसकी जांच की जा रही थी जब इस धमाका में 9 लोगों की मौत हो गई थी। तो देखिए, अमोनियम नाइट्रेट बेहद खतरनाक होता है और ये केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करके डॉक्टर्स का जो ये जिहादी मॉड्यूल था इसे और घातक बनाना चाहता था। जिस जगह आतंकियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था, जिस इलाके में अल-फलाह यूनिवर्सिटी आती है, जहां मुजम्मिल, उमर और शाहीन के ठिकाने थे, उस इलाके में पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। फरीदाबाद के धौज इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। यहां किराएदारों का वेरिफिकेशन लगातार कर रही है पुलिस। मोबाइल की दुकानों से सिम बेचने का रिकॉर्ड लिया जा रहा है। यही नहीं, पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त की भी जानकारी ली जा रही है। सुबह से ही धौज इलाके में पुलिस ये सर्च ऑपरेशन चला रही है। हर एक वो सबूत तलाशने की कोशिश की जा रही है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के इस टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो देखिए, एक तरफ जहां पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है, वहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यूनिवर्सिटी से दिल्ली धमाके के तार जोड़ने के बाद चल रही जांच में कई गड़बड़ियां मिली हैं। यूनिवर्सिटी के 12 से ज्यादा कर्मचारियों के बयानों में विरोधाभास हुआ है, यानी कि यह मेल नहीं खा रहा। कई कर्मचारियों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे। कई डॉक्टर और स्टाफ ऐसे हैं जो धमाके के बाद से ही यूनिवर्सिटी से गायब हैं। इनमें से कई लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट भी डीएक्टिवेट किया जा चुका है। साथ ही साथ पुलिस और एजेंसियां 2 लाख रुपए से ज्यादा वाले कई बैंक खातों की जांच भी कर रही है। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पड़ताल की जा रही है। आसपास के इलाकों में वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है। पूरी कोशिश ये की जा रही है कि इस नेटवर्क को समूल नाश कर दिया जाए। इसके साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं उन सब की धरपकड़ की जाए, किसकी क्या भूमिका रही है। दिल्ली में जो धमाका हुआ, इसके साथ साथ और भी कई धमाके करने की साजिश थी। पाकिस्तान कैसे भारत के खिलाफ नापाक साजिश रच रहा है, उसे अब आपको समझाते हैं। दरअसल खुफिया एजेंसियों को जो अहम जानकारी हाथ लगी है उसके मुताबिक आतंकवादियों का एक ग्रुप सर्दियों में सीमा पार से घुसपैठ कर सकता है और दिल्ली जैसे बड़े हमले की साजिश रच रहा है। वहीं आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा किया जो आईएसआई के साथ मिलकर चीन और तुर्की में बने हथियारों को भारत में सप्लाई करता था। यह हथियार पाकिस्तान के रास्ते ड्रोन के जरिए पंजाब में ड्रॉप किए जाते थे, फिर इन्हें कुख्यात गैंगस्टर्स को सप्लाई किया जाता था। पाकिस्तान की साजिश का एक और खुलासा हुआ है छत्तीसगढ़ से, जहां एटीएस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। ये दोनों सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे आईएसआईएस के हैंडलर के संपर्क में थे। तो देखिए, देश को दहलाने की साजिश में सीमा पार से प्लानिंग की जा रही है और यहां कुछ देश के दुश्मन उस प्लानिंग को अमल में लाने की
साजिश कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद से एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं और खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली है वो चौंकाने वाली है। जम्मू कश्मीर को लेकर खुफिया एजेंसियों का खुलासा है कि सर्दियों में पाकिस्तानी ग्रुप आतंक फैलाने की फिराक में है। आतंकी मूविंग व्हीकल आईईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं और दिल्ली की तरह ही सुसाइड बम धमाके की प्लानिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकियों की संख्या 131 हो चुकी है। इनमें 121 आतंकी पाकिस्तानी मूल के हैं, जबकि 9 स्थानीय कश्मीर घाटी में हैं। सिर्फ 3 स्थानीय आतंकी हैं जो ज्यादातर चिनाब घाटी और पीर पंजाल इलाके में एक्टिव हैं। 2025 के आखिर तक सिर्फ 59 पाकिस्तानी आतंकी एक्टिव थे और इनमें से 21 जैश और 3 हिजबुल और 14 दूसरे ग्रुप्स के आतंकी थे। आतंकियों की घुसपैठ में लश्कर, जैश, टीआरएफ और पीएएफ ने मदद की है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है, तो पड़ताल की जा रही है कि कितने स्थानीय आतंकी हो सकते हैं। यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है। चिनाब घाटी और पीर पंजाल के इलाके में आतंकी ज्यादा सक्रिय हैं, लिहाजा वहां पर जांच का दायरा केंद्रित किया गया है। वहां की घुसपैठ में लश्कर हो, जैश ए मोहम्मद हो, टीआरएफ हो या पीएएफ हो, ये आतंकी संगठन काफी सक्रिय हो सकते हैं। लिहाजा जांच का दायरा बढ़ाया गया है और कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स नेटवर्क खत्म होने के बाद नई भर्ती किए जाने की भी खबर मिल रही है। विदेशी आतंकी और ओजीडब्ल्यू का नया सिस्टम तैयार किया जा रहा है और उसमें पढ़े लिखे लोगों को आतंकी टारगेट कर रहे हैं और इन्हें पोटेंशियल सुसाइड अटैकर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ जहां अल-फलाह का आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है, जिस यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टर साजिश में गिरफ्तार हुए हैं, जिस यूनिवर्सिटी का चेयरमैन धोखाधड़ी और घोटाले में पकड़ा गया और अब उसका बचाव भी शुरू होने लगा है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए यूनिवर्सिटी का बचाव किया। मदनी ने यूनिवर्सिटी की हिमायत करते हुए इस मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल दे दिया और कहा कि आजादी के बाद से ही साजिश रची जा रही है कि मुसलमान देश में सिर ना उठा पाए। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर जा रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। वहीं अब मदनी के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब दिया और कहा कि मदनी का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। मौलाना अरशद मदनी का बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है कि सरकार मुसलमानों के पैर के नीचे से ज़मीन छीन रही नहीं है। ये कह देना कि कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुसलमान नहीं बन सकता। आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर मुसलमान हैं। मुसलमानों के मन में इस तरह के बयान से डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। मौलाना अरशद मदनी को अपने इस तरह के बयानों से बाज आना चाहिए। एक तरफ जहां बीजेपी ने मदनी के बयान पर जवाब दिया, वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने मदनी के बयान पर क्या कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। उन्होंने आजम खान का जिक्र करते हुए यह बात कही थी और मौलाना अरशद मदनी साहब, आजम खान के साथ जो सरकारी जुल्म हो रहा है उस पर मैंने जितना सुना है, आजम खान के साथ सरकारी तौर पे जुल्म हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक विश्वविद्यालय का फाउंडर आदमी और उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा, जिनको बकरी चोरी और मुर्गी चोरी के इल्जाम में जेल भेजा जा रहा है, वो कहीं से भी अच्छा नहीं है। खबर गवाह है में अब बात करते हैं कुछ और बड़ी खबरों की। बिहार के सीतामढ़ी में उस वक्त बवाल हो गया जब लोगों ने शाह हुसैन नाम के शख्स को प्रतिबंधित मांस ले जाते हुए पकड़ लिया और मौके पर ही आरोपी को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन जब पुलिस को इसकी खबर मिली और आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की तो लोगों की भीड़ पुलिस से भी झड़प करती नजर आई। हालात बिगड़ते देख पुलिस को हवा में 3 राउंड गोली चलानी पड़ी और तब जाकर पुलिस आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ा पाए। दरअसल जैसे ही प्रतिबंधित मांस की खबर फैली, मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, आरोपी को पीटने लगे। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को भीड़ से बचा लिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं।
तो देखिए दो तस्वीर, प्रतिबंधित मांस को लेकर के बवाल हुआ। पुलिस को यहां आक्रोशित भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए आरोपियों को भीड़ के कब्जे से छुड़ाने के लिए हवाई फायर करना पड़ा है। देख सकते हैं आप, पुलिस अधिकारी वहां हाथों में पिस्टल लिए हवाई फायर करता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के सीतामढ़ी की यह तस्वीर है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सोसाइटी की लिफ्ट अचानक फ्री फॉल होकर टॉप फ्लोर से नीचे गिर गई। लिफ्ट गिरने की आवाज सुनकर ये हादसे के बाद लोग वहां उमड़ पड़े। यह हादसा परी चौक की एसडीएस एनआईआई सोसाइटी में हुआ है। लोग दहशत में आ गए हैं। लिफ्ट इतनी बुरी तरह से गिरी कि उसका गेट चकनाचूर हो गया। गनीमत रही कि जिस वक्त लिफ्ट गिरी उसमें कोई सवार नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन इस घटना को लेकर सोसाइटी में रहने वाले लोगों में आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि सोसाइटी की लिफ्ट का कोई रखरखाव नहीं किया गया। सोसाइटी की बाकी लिफ्ट भी बुरी कंडीशन में है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाके में बड़ी आबादी हाई राइजेस सोसाइटीज में रहती है और इस तरह लिफ्ट गिरने की घटना से न सिर्फ इस सोसाइटी बल्कि दूसरी सोसाइटीज में भी दहशत है। उठ गई है क्योंकि इन लिफ्ट्स का रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होता है। जो कोई जिम्मेदार नहीं है, इन लिफ्ट्स की रेगुलर मेंटेनेंस ना होने की वजह से आज कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, जिसका जिम्मेदार कोई नहीं अपने आप को समझेगा। यूपी के सोनभद्र में दो बसों में लगी भीषण आग देखने के बाद लोगों के माथे पर पसीना आ गया। ये बसें वर्कशॉप के सामने खड़ी थी, जिसमें पहले धुआं निकला और फिर देखते ही देखते दोनों बसों में भीषण आग भड़कती दिखाई दी। कैसे दोनों बसें आग की भीषण लपटों में घिरी हुई हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आग का विकराल रूप देखने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इसमें काफी देर हुई। उससे पहले लोगों ने आग बुझाने का जिम्मा संभाल लिया। आग विकराल हो गई थी, कई घंटे लग गए इसको आग बुझाने में। दोनों बसें जलकर के खाक हो गई। हादसा शक्तिनगर इलाके के खड़िया बाजार में सामने आया है, जहां दोनों बसें विश्वजीत वर्कशॉप पर खड़ी थी। यूपी के सोनभद्र में यह भीषण हादसा हुआ है। वर्कशॉप के बाहर खड़ी बसें धू धू करके जलती हुई नजर आ रही हैं। आग बुझाने की कोशिशें नाकाम साबित हुई और दोनों बसें जल करके राख हो गई। दिल्ली पुलिस ने आज 3 अलग अलग कार्रवाई में 3 अलग अलग शातिर गैंग का भंडाफोड़ किया। पहले मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े इंटरनेशनल हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा, जो दिल्ली और आसपास के इलाकों में गैंगस्टर्स को हथियार मुहैया कराते थे। इनके पास से 10 विदेशी पिस्टल, 92 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया कि यह गिरोह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। दूसरा मामला साइबर ठगी से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी फर्जी ट्रेडिंग वेबसाइट की मदद से 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दे चुके थे। वहीं तीसरा मामला मानव तस्करी से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ टीम ने मानव तस्करी के 2 आरोपी दानिश राजा और हर्ष को गिरफ्तार किया, जो भारतीय युवाओं को धोखे से म्यांमार भेजते थे और वहां पर युवाओं को बंधक बनाकर उनसे मारपीट की जाती थी, जबरन काम कराया जाता था। तो ये 3 तस्वीरें दिल्ली पुलिस की अपराधियों पर 3 बड़ी कार्रवाई को बताती हुई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन रखने वाले हथियार तस्करों को पकड़ा गया। साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। वहीं दूसरी ओर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले को भी सुलझाने में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन तीनों गैंग की धरपकड़ की है। तो दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ नकेल कसी जा रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट चला रहे अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और 3 तस्वीरें उसी की गवाही देती हैं। आईएसआई से जुड़े हथियार तस्कर गैंग का खुलासा किया गया है। साइबर ठग गिरोह के ऊपर नकेल कसी गई है और वहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले अपराधियों को भी पुलिस ने कानून के शिकंजे में लाया है। उनके पास इंफॉर्मेशन आई थी कि ये पंजाब से कुछ लोग दिल्ली और एनसीआर के इलाके में वेपन सप्लाई कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन पर 2 व्यक्ति जो मनदीप और तलविंदर है, जिनको 19 तारीख को अप्रहेंड किया गया, उनके पास से 8 वेपन रिकवर हुए, जिसमें से 5 मेड इन चाइना है PX3 और 3 वेपन मेड इन टर्की हैं जो PX 5.7।
तो उनकी इंटरवेंशन से ये मालूम चला कि ये वेपन पाकिस्तान से आए हैं और ड्रोन के माध्यम से पंजाब के डिफरेंट लोकेशन पर ड्रॉप कराए गए थे, जिनको इन्होंने कलेक्ट किया और बाद में अपने हैंडलर जो कि यूएस में बैठे हुए हैं, इनकी इंटरवेंशन से जो मालूम चला है उसके हिसाब से यूएस बैठे हुए हैं और उनके डायरेक्शन पर ये सप्लाई कर रहे थे। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तनाव बढ़ गया है। अलग अलग मुद्दों को लेकर बंगाल की सियासत सुलग रही है। एसआई और घुसपैठ के बाद अब वहां बाबरी मस्जिद पर बवाल मचा हुआ है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर घमासान छिड़ गया। साथ ही ममता और बीजेपी के बीच वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर लड़ाई पहले से छिड़ी है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान से, जिन्होंने 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया और कहा कि 3 साल में बाबरी मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। और मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी, मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देगी। वहीं टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान से बीजेपी नेता भड़क गए। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह ने कहा कि अगर बाबरी मस्जिद बनी तो हम वहां मंदिर बनाएंगे। हमारा तो नारा वही रहेगा, कहीं बाबरी मस्जिद बनता है तो मंदिर वहीं बनाएंगे और रामलला को फिर से लाएंगे। सीधी बात है। ये बाबर कौन था? यहाँ बाबरी मस्जिद क्यों होगा? एक लुटेरा था और उसके नाम से कहीं होता है कुछ तो फिर सोचा जाएगा आगे क्या करना है। हम लोग कोई भी धर्म को छोटा बड़ा नहीं, सब धर्म को सम्मान करते हैं, लेकिन कोई लुटेरा के नाम से कोई बनाता है, ये दुर्भाग्य की बात है। और इस मुद्दे पर न सिर्फ बंगाल में बवाल मचा है बल्कि देश की सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थल बनवा सकता है, यानी अखिलेश भी कहीं ना कहीं हुमायूं के बयान पर मुहर लगाते नजर आए। वो अलग तरह की कोई बात कही होगी। कोई भी धार्मिक स्थान अपना बनाना चाहता है, जैसे हम ही अपना बनाना चाहते हैं, हमारा बन रहा है, उसको रोक लोगे क्या? साजिश कहां से की? उधर दूर पहाड़ों से साजिश कराई। ये पता है आपको? नहीं पता है? ये बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। जब केदारेश्वर में बना रहा था तो वहां से मेरे खिलाफ प्रेस कराई गई। ये प्रेस कराई गई कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए, और वहां के पुजारियों ने कहा हम प्रेस नहीं करेंगे। तो बीजेपी ने अपना कार्यकर्ता खड़ा किया वहां पे, फिर वहां के मुख्यमंत्री जी से कहलवाया गया। तो बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में बाबरी पर बढ़ते बवाल को लेकर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस ने ऐसे बयानों को राजनीतिक बताया है। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला देश के सामने है और उस फैसले को देश ने कबूल किया, चाहे वो हिंदू धर्म के मानने वाले हों, चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला है। तो अगर कोई राजनीतिक टिप्पणी इस पे कर रहा है तो मुझे लग रहा है उसका वर्जन आपको लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबने कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अपनी जगह है, वो इंसाफ है या फैसला है, इस पे बहस हो सकती है। नहीं, मेरे ख्याल से ये बार बार इस तरह से सवालात उठाने बिल्कुल गलत बात है। 92 में जिस ढंग से बाबरी मस्जिद शहीद की गई वो बिल्कुल गलत बात थी, और अभी फिर बाबरी मस्जिद के नाम से वो सवाल उठाना, जिसको गाड़ा हुआ सवाल फिर उठा के लोगों के वोट के लिए इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत बात है। ये देश सेक्युलर इस पे क्रेडेंशियल से चलता है, हाँ वो संविधान से चलता है। यहाँ कोई मजहबी बात नहीं, सरकार ने इसमें भाग लेना बिल्कुल गलत बात है। अगर वो पश्चिम बंगाल की सरकार ये करना चाहती है तो वो बिल्कुल गलत बात है। वहीं बंगाल में बाबरी पर बवाल के बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि एक बार किसी जगह पर मस्जिद बन जाती है तो वो हमेशा मस्जिद ही रहती है। पता नहीं है कि मस्जिद जहां एक जगह बन जाती है वो कयामत तक मस्जिद है।
बाबरी मस्जिद के नाम पर हिंदुस्तान में अगर सैकड़ों मस्जिदें बन जाएं तो वो मस्जिद की जो हैसियत है अयोध्या में, वो हैसियत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए ये कहना कि बाबरी मस्जिद बंगाल में बनेगी, ऐसा तो नहीं है कि उसकी तलाफी हो जाएगी। इसीलिए बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों ने जो ज़मीन सरकार देना चाहती थी वो एक्सेप्ट नहीं की। उधर पश्चिम बंगाल में एक और बीएलओ की मौत पर भड़क गई है ममता बनर्जी और सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा है एक और बीएलओ की आत्महत्या से सदमा लगा है। बीएलओ ने चुनाव आयोग को दोषी ठहराया है। ममता ने सवाल उठाया है कि और कितनी जानें जाएंगी, इसके लिए और कितने लोगों को मरना होगा, एसआईआर के लिए और कितनी लाशें देखनी पड़ेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि ये अब वाकई चिंताजनक हो गया है। एक और बीएलओ की मौत से सदमा लगा है। बीएलओ ने चुनाव आयोग को दोषी ठहराया है। दरअसल बंगाल में चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है और अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल रखा है। वो पैदल मार्च निकाल चुकी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को एसआईआर रोकने के लिए खत लिख चुकी हैं और मंगलवार को 3 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकालने वाली हैं। वहीं बीजेपी ममता सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ममता को सत्ता जाने का डर है। वहीं एक और प्रमुख मुद्दा घुसपैठ का है, जिस पर दोनों राजनीतिक पार्टियां आमने सामने हैं। बीजेपी बंगाल को बांग्लादेश न बनने देने के दावे पर हुंकार भर रही है। वहीं टीएमसी आतंकी हमलों का हवाला देते हुए पूछ रही है कि सीमा की जिम्मेदारी सरकार की है तो वो बताएं घुसपैठिए कहां से आए। फिलहाल बंगाल में बाबरी मस्जिद का जिन्न भी बाहर आ गया है, जिस पर खूब सियासी हंगामा मचा हुआ है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला, जहां बुलडोजर ने आरिफ की 16 दुकान और 3 मंजिला शोरूम को मिट्टी में मिला दिया। जैसे ही बीडीए की कार्रवाई शुरू हुई, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी और दहशत फैल गई। बीडीए की टीम के मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने पूरे क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया ताकि बुलडोजर की कार्रवाई में कोई रुकावट न आए। वहीं जम्मू के बिश्नाह इलाके में प्रशासन की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया, जिसके तहत आज भी अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाते हुए प्रशासन ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इसके लिए बुलडोजर एक्शन ड्रग्स तस्कर के ठिकानों पर हुआ है और दहशत में हैं ड्रग्स तस्कर। देखिए कैसे प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण को जमींदोज करता हुआ दिख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।